नमस्कार साथियों, मैं हितेश जोशी सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर का आज लेवल 1 और लेवल 2 का संस्कृत के पेपर का समाधान करते हैं। तो शुरू करते हैं पेपर अपना। पहला जो प्रश्न है, देखो प्रश्न संख्या 61 से 65। इसमें क्या कह रहा है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि उपयुक्त विकल्पस्य चयन कुरुत। मतलब इस गद्यांश को पढ़कर इसमें से कुछ प्रश्न संख्या 61 और से लेकर 65 तक के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है। गद्यांश में क्या कह रहा है? प्रतापस्य राज्य काले, प्रताप के राज्य काल में अकबर इति नामक मुगल शासक आसित। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर नाम का मुगल सम्राट था या मुगल शासक था। अकबरस्य सैन्या, अकबर की सेना के साथ, अकबरस्य सैन्या सह, अकबर की सेना के साथ, प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत। प्रताप का अनेक बार क्या हुआ? युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत। और जो प्रमुख युद्ध हुआ वह कहाँ हुआ? हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन युद्धे प्रतापः चेतक इति। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के अश्व घोड़े पर आरूह्य चढ़कर बहु शौर्यम प्रदर्शितवान, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। फिर वो क्या कह रहा है? प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसित। प्रताप की जो सेना थी वह पर्वतीय युद्धों में, मतलब पहाड़ों के अंदर युद्ध करने में कुशला आसित, कुशल थी। अतएव इसलिए मुगल सेना अति क्षति जाता। मुगल सेना को अत्यधिक क्या हुई? क्षति हुई, अत्यधिक नुकसान हुआ। फिर वो कह रहा है मुगल सेना स्थानीय जननाम, मुगल सेना स्थानीय लोगों के, स्थानीय जननाम यानी स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता, वापिस लौट गई। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि जन क्षति धन क्षतिश्च संजाता। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जन क्षति मतलब लोगों की क्षति, धन क्षति और धन की क्षति संजाता यानी हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, विघटित हो गई, बिखर गई। परंतु प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा, अरण्य ठीक है, वनों में, गुहा प्रदेशु गुफाओं में, वनों और गुफाओं में, उषित्वा यानी रहकर, स्व संकल्प सिद्धि, अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, सैन्य संगठन उपाक्रमण, अपने संकल्प को सिद्ध करना और सैन्य संगठन उपाक्रमण मतलब सेना को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। सैन्य संगठन तत्व शिक्षणम च, सेना को संग्रहित करने के लिए, तत्व शिक्षणम तत्व प्रशिक्षणम, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, बहुवित्त साध्यम कार्यम, अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था। ठीक है, तो ये आपका एक गद्यांश है, महाराणा प्रताप से संबंधित है, इतिहास है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और आपकी कक्षा 10 की किताब से, 10 की पुस्तक से ही ये गद्यांश लिया गया है। तो अब हम इनके प्रश्नों की बात करते हैं। बहुत सरल गद्यांश है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? पहला प्रश्न, राज्य अपि अत्र संधि अस्ति, मतलब इस शब्द के अंदर, कौन सा शब्द है? राज्य अपि। इस राज्य अपि शब्द में संधि कौन सी है? उत्तु संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि और अयादि संधि। सबसे पहले शब्द देखिए, राज्य अपि। यहाँ क्या है? अवग्र अह। कैसा है? अवग्र अह। अवग्र अ जो होता है वह दो संधियों में आता है। एक आता है आपके उत्तु संधि में और दूसरा आता है पूर्व रूप संधि में। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन तो आपके सीधे ही हट जाएंगे, पहला गुण संधि और दूसरा अयादि संधि। ठीक है, अब ये जो अवग्र अ है दो संधियों में आ रहा है, उत्तु में भी आ रहा है और पूर्व रूप में भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये किस संधि का उदाहरण है, उत्तु का है या पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। जब इसका हम समास वगैरह करेंगे, ठीक है, इसका राज्य अपि का, तो इसका समास वगैरह हो जाएगा, सॉरी इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे, समास वगैरह नहीं, संधि विच्छेद, जब इस शब्द का क्या करेंगे हम लोग? संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपके राज्य धन अपि।
राज्य धन अपि। और ये जो संधि विच्छेद होता है ये आपकी किस संधि में होता है? पूर्व रूप संधि में होता है। किसमें होता है? पूर्व रूप संधि में होता है। अगर इसको क्या कहते हैं, इसको उत्तु संधि में ले जाओ तो वहां पर संधि का क्या होता है कि उसमें ओ की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? ओ की मात्रा आती है, जो यहाँ दे नहीं रखी, यहाँ ए की मात्रा दे रखी है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? आपके पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 61 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3, पूर्व रूप संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उषित्वा क्या शब्द है? उषित्वा। अत्र प्रकृति प्रत्यय भविष्यति। यहां पर प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? मतलब इस उषित्वा शब्द में मूल धातु या मूल शब्द क्या है और उसके साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ रखा है? पहला ले रखा है उषधन कत्वा, उषिधन कत्वा, वशधन कत्वा, वपधन कत्वा। अब इतना तो पता चल गया कि इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ रखा है? कत्वा जुड़ रखा है। बस ध्यान ये रखना है। अब कत्वा प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? कत्वा प्रत्यय जुड़ता है आपके धातुओं के साथ। किसके साथ? धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे को धातु लेनी है। भाई कौन सी धातु होगी? तो देखो इसमें ये नहीं है कि उषित्वा लिखा है तो उस धन कत्वा हो जाएगा, नहीं। यहां पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, वशधन कत्वा। क्या हो जाएगा? वशधन कत्वा। अब ये क्या कह रहा है? वशधन कत्वा क्यों हुआ? यहां पर क्या होता है? संप्रसारण होता है। क्या होता है? संप्रसारण। मतलब जो हमारी यण संधि होती है उस यण संधि का उल्टा रूप बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ ऊ आया, ठीक है ना, तो ये ऊ किस संधि से आता है? ये ऊ आपके होता है यण संधि में। भाई ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, तो यहाँ व के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? ऊ आदेश हो रहा है। तो ये आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वशधन कत्वा हो जाएगा, उषित्वा का संधि विच्छेद। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ होता है उषित्वा यानी रहकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जनक्षति शब्द है हमारा जनक्षति। इत्यत्र समास अस्ति। मतलब इस शब्द के अंदर हमारा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब ये जो शब्द है आपका गद्यांश का है और गद्यांश में वहां लिखा हुआ है जन क्षति धन क्षति च संजाता। मतलब जन क्षति का अर्थ होता है लोगों की क्षति, धन क्षति का अर्थ होता है धन की क्षति। जन क्षति लोगों का नुकसान, धन क्षति धन का नुकसान। तो इस शब्द का जो हमारा समास विग्रह होगा, पहले इसका समास विग्रह, इसका हो जाएगा लोगों की क्षति, तो जना नाम और फिर क्या जुड़ जाएगा? क्षति। अब देखिए यहां विभक्ति कौन सी आ गई? षष्ठी आ गई। ठीक है ना, तो ये जो समास हो जाएगा ये आपके षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस जन क्षति के अंदर जो समास है वह है हमारा सीधा तत्पुरुष समास, जिसका इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है जन क्षति का हिंदी अर्थ रहेगा जनानाम क्षति, लोगों का नुकसान या लोगों की क्षति। तो ये हो जाएगा जनानाम क्षति षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, सिंपल सा उदाहरण था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरूह्य क्या शब्द है? आरूह्य। इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। उपसर्ग ढूंढना बहुत सरल रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ शब्द क्या दे रखा है? आरूह्य दे रखा है। इस आरूह्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ। अब ऐसा ये आ, ये आंग, ये आर और निर। ठीक है, अब देखो अमूमन क्या होता है कि इस शब्द को देखते ही आरूह्य है, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं? आ उपसर्ग कर देते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों ने इसको सही किया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए संस्कृत व्याकरण में आ नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग कौन सा होता है? ये होता है आंग उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? आंग उपसर्ग। अगर विकल्प में ये नहीं होता तो फिर हम इसको देख सकते थे। ठीक है, अभी इस विकल्प में आंग उपसर्ग है, तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2 आंग उपसर्ग। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आरूह्य, इसमें आ प्लस रुहु प्लस ल्यप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, रुहु धातु है और ल्यप अपना प्रत्यय है। तो आरूह्य शब्द के अंदर जो उपसर्ग है वह आ न होकर क्या है? आंग है। अगर विकल्प में आंग नहीं होता तो हम आ की तरफ जाते। ठीक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में आ नाम का कोई उपसर्ग होता नहीं है, लेकिन उपसर्ग होता है अपना आंग। लेकिन अगर आंग नहीं है तो फिर हम इसको आ देख सकते थे। तो ये 64वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो नंबर 2 हो जाएगा आपके आंग उपसर्ग। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अस्मिन क्या शब्द है? अस्मिन। अब ये कह रहा है जो अस्मिन शब्द है, इत्यत्र कह शब्द अस्ति, इस अस्मिन में कौन सा शब्द है? ठीक है,
कि अभी ये जो अस्मिन शब्द आया इसमें मूल शब्द कौन सा है, कि भाई अस्मिन किस शब्द से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखो अश्म शब्द, तत्शब्द, एतत् शब्द और इदम शब्द। अब ये अस्मिन शब्द जो है ये आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। किस किस का, ये है आपके पुल्लिंग और ये है आपके नपुंसकलिंग। मतलब हमारा जो पुल्लिंग शब्द होता है और नपुंसकलिंग शब्द जो भी होगा उस पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब देखिए जैसे तत् है, तो तत् में आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, तस्मीन होता है, ठीक है। अब जैसे एतत् है तो यहाँ हो जाएगा आपके एतस्मीन हो जाएगा, ठीक है। अस्मत् शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप अलग ही होता है। अब बच क्या गया, इदम शब्द। तो ये जो अपना अस्मिन शब्द है ये आपके इदम शब्द का रूप है। तो आपका इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपके नंबर 4, इदम शब्द। इदम शब्द की पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपके अस्मिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूप बनता है हमारा अस्मिन शब्द। तत् के साथ बनेगा तस्मीन, एतत् के साथ बनेगा एतस्मीन, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना 66 से 70 के बीच में, पद्यांश है, श्लोक है। इस श्लोक में क्या कह रहा है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि उपयुक्त विकल्पस्य चयन। मतलब इस पद्यांश को पढ़कर इसके जो कुछ प्रश्न दे रखे उनका उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। श्लोक देख लेते हैं हम कौन सा है। ये जो श्लोक है ये श्लोक भी आपके कक्षा 10 के अंदर एक पाठ, जो आपकी बुक है स्पंदना, उस पुस्तक में एक पाठ है मरु सौंदर्यम। कौन सा पाठ है, मरु सौंदर्यम। उस मरु सौंदर्यम पाठ के अंदर मरुस्थल के बारे में, राजस्थान प्रदेश के बारे में कुछ उसकी विशेषताओं से संबंधित कुछ श्लोक दे रखे हैं, ठीक। तो वो श्लोक, उन श्लोकों में से ये एक श्लोक है। यहाँ क्या कह रहा है, गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ किम नाम तदन मरो समृद्ध विद्या समृद्धो भवदा विधेय। क्या कह रहा है, गाव प्रसन्ना, गाय प्रसन्न है, मनुजा प्रसन्ना, मनुष्य प्रसन्न है, देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ, और देवता भी प्रसन्न है व्रत दान और यज्ञ के द्वारा। इस, ठीक है। किम नाम तद अन मरो समृद्ध, मरो यानी मरुस्थल में, इस मरुस्थल में ऐसा कौन है या किस नाम का है या कौन है जो समृद्ध नहीं है। इस मरुस्थल में ऐसा कौन है जो समृद्ध नहीं है। विद्या समृद्धो भवता विद्धि, ठीक है। विद्या समृद्धो भवता, भवता का अर्थ होता है आपके द्वारा, ठीक है। आपके द्वारा विद्या से इसको क्या करना है, समृद्ध करना है। किसके द्वारा, यहाँ कवि कह रहा है कि आपको इस मरुस्थल को विद्या के द्वारा समृद्ध करना है। तो देखो, गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है व्रत दान और यज्ञ के द्वारा। किम नाम तदन मरो समृद्ध, कौन है जो मरुस्थल में समृद्ध नहीं है, ठीक है। विद्या समृद्धो भवता विद्या, आपके द्वारा इसको, इस मरुस्थल को, ठीक है, इस राजस्थान की भूमि को विद्या के द्वारा समृद्ध करना चाहिए। ये है आपका ये श्लोक, ठीक है। अब इस श्लोक से कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, गांव, क्या शब्द है, गांव। ये कह रहा है गांव अस्मिन पदे कह विभक्ति अस्ति, प्रथमा द्वितीया षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। वहां हमने कहा था गाय प्रसन्न है। क्या प्रसन्न है, गाय प्रसन्न है। अब गाय मतलब बहुवचन का रूप है। अब किस विभक्ति का बहुवचन है, तो इस गांव शब्द के अंदर जो हमारी विभक्ति है वह सीधी और सिंपल सी विभक्ति है। कौन सी, नंबर 1 प्रथमा विभक्ति। यहाँ गो शब्द का रूप है, ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, जिसका रूप बनता है, जिसका रूप जो बहुवचन में बनता है वह क्या बनता है, गांव बनता है। तो इस गांव शब्द के अंदर सीधी सी विभक्ति कौन सी है, नंबर 1 प्रथमा विभक्ति। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हम, प्रसन्ना इत्यत्र कह प्रत्यय शब्द है हमारा प्रसन्ना। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सतरी प्रत्यय, सानस प्रत्यय, कत प्रत्यय या फिर घय प्रत्यय। तो वो कह रहा है कि प्रसन्ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अब देखिए, सतरी है, सानच है, कत है या फिर घय प्रत्यय है। तो अब अगर इस शब्द का अगर हम लोग क्या कहते हैं, टुकड़े करते हैं, तो इसके अंदर प्र उपसर्ग है,
सद धातु है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा प्रत्यय है वो है सीधा आपके कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में आपको पता है ये पीछे क्या शेष रहता है, कहीं पर त दिखाई देगा, कहीं पर ट दिखाई देगा, कहीं पर न दिखाई देगा, कहीं पर ध दिखाई देगा। कई प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस 67वें प्रश्न का जो उत्तर है प्रश्ना इत्यत्र कह प्रत्यय, तो सीधा सा इसका उत्तर जाएगा नंबर 3 कत प्रत्यय। इसमें प्र उपसर्ग है, सद धातु है और कत प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है। अब सत्री प्रत्यय होता तो उसमें अन्न, अंति, अति या फिर अत शेष रहता, ठीक है। सानच में मानवान दिखता आपको, ठीक है। और घय प्रत्यय तो अपने अलग ही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा नंबर 3 हो जाएगा कत प्रत्यय या इक्त प्रत्यय हम इसको बोलते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, व्रतदान यज्ञ इत्यत्र समास विग्रह क अस्ति। अब वो कह रहा है कि ये जो शब्द है इस शब्द का समास विग्रह क्या है। अब समास विग्रह तो तब करोगे जब आपको इसका समास पता होगा, ठीक है, कि भाई इस शब्द में कौन सा समास है। तो जब आप ये ऑप्शन देख रहे हो, व्रतम च दानम च यज्ञम च, पहला व्रतः च दानः च यज्ञ च, व्रतेन च दानेन च यज्ञेन च और व्रता च दाना च यज्ञा च। तो इन सब को देखकर आपको पता चल गया कि इस शब्द में समास कौन सा है हमारा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो अब द्वंद्व समास के हिसाब से हमारे को इसका क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो नॉर्मली हम द्वंद्व समास में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल ये कर लिया व्रतम च दानम च यज्ञम च या फिर व्रतः च दानः च यज्ञ च। लेकिन आप शब्द को देखिए, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है इस शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है और वचन कौन सा है, बहुवचन है, ठीक है। जब इस शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना, तो इन शब्दों सभी शब्दों के अंदर, व्रत के अंदर, दान के अंदर और यज्ञ के अंदर, इन तीनों में भी कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया विभक्ति का विधान होगा, तृतीया विभक्ति का रूप लगेगा, ठीक है ना। किसका रूप लगेगा, तृतीया विभक्ति का रूप लगेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारा नंबर 3 व्रतेन च दानेन च यज्ञेन च। जब आप इतना करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इस 3 में यज्ञ आने पर यज्ञेन में आपके तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लग जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यज्ञ। व्रत दान यज्ञ ही, इस शब्द का जो समास है द्वंद्व समास, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा व्रतेन च दानेन च यज्ञेन च। ये आपका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्ये अस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत। अब वो कह रहा है कि इस पद्यांश में, इस श्लोक में हमारा जो छंद आया हुआ उस छंद का नाम क्या है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति और भुजंग पर्याप्त। तो इस छंद को देखने के लिए हमें वापस श्लोक की तरफ चलते, देखते हैं श्लोक क्या कहता है। देखिए ये आपका श्लोक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे को बताना है आपको छंद, ठीक है। तो किसी भी छंद की पहचान करनी है तो सबसे पहले हम उसके वर्णों की गिनती शुरू करते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या आती है कि जब श्लोक 2 लाइन का होता है, ठीक है ना, तो हम लोग तो सीधा ही पहली लाइन में हम वर्णों को काउंट करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी श्लोक होता है वो लाइन भले ही 2 हो, लेकिन उस श्लोक के अंदर चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। तो मतलब ये जो 2 लाइनें ये 4 लाइनों में विभाजित होती है। कहीं पर यति दे रखी होगी, ठीक है, क्या दे रखा होगा, यति या कोमा दे रखा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पहला चरण यहां समाप्त होता है। अब देखिए अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर दे रखा है कोमा, तो एक चरण आपका यहां खत्म हो गया। फिर आगे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो 11 वर्ण आ रहे हैं, आगे में भी 11 ही आएंगे। तो 11 जो जब किसी श्लोक के अंदर प्रथम चरण में 11 वर्ण होते हैं तो वहां पर छंद हो सकते हैं आपके। सबसे पहला इंद्र वज्रा, ये भी 11 का होता है। दूसरा उपेंद्र वज्रा, ये भी अपने कितने का होता है, 11 का होता है। और तीसरा है हमारा उपजाति।
अब हम सीधा 11 वर्ण देखकर बता नहीं सकते कि इसमें इंद्र वज्र है या उपेंद्र वज्र है या फिर कौन सा है आपका उपजाति संध है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को, वर्णों की तो हमने गिनती कर ली, अब हमारे को वर्ण मात्रा लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? मात्रा लगानी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, शुरू के 3 वर्णों में आप मात्रा लगा दीजिए, प्रत्येक चरण के शुरू के 3 वर्णों में मात्रा लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद होगा। अब देखो मात्रा लगाते हैं, जैसे ये देखो, ये आपका क्या हो गया? गुरु हो गया। अब पीछे विसर्ग है तो ये भी क्या हो गया? गुरु हो गया। अब ये क्या हो गया? लघु हो गया। अब यहाँ देखो दे, एक ही मात्रा है गुरु, वह पीछे विसर्ग है, वैसे भी क्या हो गया? गुरु। और प्र, ये क्या हो जाएगा? एक। अब देखो यहाँ अनुस्वार है तो ये हो गया आपके गुरु। ना, आ की मात्रा है, गुरु हो गया। और म आपके क्या हो गया? लघु हो गया। इसको देख लो बड़ी, ठीक है। अब जैसे वी है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके, अब वी जो है लेकिन आगे कैसा वर्ण है? आपका संयुक्त वर्ण दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये अपने आप में गुरु है ही, और ये है आपका स, तो ये हो जाएगा लघु। अब देखिए चारों में ए है, ठीक है, चारों में क्या है? गुरु, गुरु और लघु है। अब इनमें से कहाँ आता है ये? ठीक है, अब जैसे इंद्र वज्र है तो इसका होता है तत् जगोग, ठीक है, इसका होता है जत जगोग, और ये इन दोनों का क्या है? मिश्रण है, प्लस होता है इन दोनों में ना, उपजा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिला। तो अब याद देखिए तगण, सबसे पहले देख लेते हैं तगण। अब तगण में वर्ण किस तरीके से होते हैं? तो आपको पता है एक सूत्र होता है य माता राज भान सलगम, ठीक है, वहां से देखो तो य माता राज, ठीक है, क्या कर रहा है? ताराज, ये हो गया ताराज। अब इसको काउंट कर लीजिए, 2, ये हो गया 2 और ये हो गया, मतलब गुरु, गुरु और दी। तो इन सभी में सारे के सारे ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब कौन सा गण दिखाई दे रहा है? त गण दिखाई दे, और त गण से हमारे को इन तीनों में से जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इंद्र वज्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो देख लेते हैं। हाँ, पद्य अस्मिन प्रयुक्त छंद, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके इंद्र वज्रा हो जाएगा। ठीक है, सीधा आपको श्लोकों की वर्णों की काउंटिंग करनी है, और वर्णों काउंटिंग करने पर आपको एक जैसे ही अगर छंद मिल जाते हैं तो उसमें शुरू के 3 वर्णों में आप मात्रा का विधान कर दीजिए, और मात्रा को देखकर गण का, कि भाई कौन सा गण का है या ज गण का है, उसका आपको थोड़ा बहुत लक्षण याद होना चाहिए। बाकी बहुत सरल प्रश्न है। अगला देखिए, अब देखिए 70 जो प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न दे दिए, ये एक और ये दूसरा। ये 2 इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपके जो लेवल 1 है उस लेवल 1 के प्रश्न में आपके अलंकार नहीं है, लेकिन ये जो अलंकार है ये आपके लेवल 2 के लिए है। तो ठीक है, तो इसी पद्यांश में से आपको प्रश्न लेना था, तो लेवल प्रश्न के लिए आपका ये प्रश्न है। ठीक है ना, तो लेवल प्रश्न में आपको इस प्रश्न को देखना है। तदन इत्यत्र कह संधि, पहले लेवल 1 की बात करते थे, फिर हम अलंकार की बात करते हैं। ठीक है, तद अन क्या शब्द है? तद अन इत्यत्र कह संधि, विसर्ग संधि, अच संधि, हल संधि, को अपि न। ठीक है, अब शब्द दिया है तो कोई ना कोई तो संधि होगी। संधि का संधि विच्छेद करिए शब्द का, जैसे ये तदन है तो इसका हो जाएगा तद धन यत धन, ढंग से लिख देते हैं, ये है आपका त द धन यत, और इसके साथ क्या जोड़ रखा है उसने? न जोड़ रखा है। ये इस शब्द का क्या है? संधि विच्छेद। अब देखिए यहां ये विसर्ग संधि का है या अच संधि का भेद है या फिर आपके हल संधि का। तो देखो यहां इसमें तो हो रही है आपके जशत्व संधि, और यहां पर जो हो रही है वो आपके अनुनासिक संधि हो रही है। ठीक है, अनुनासिक संधि, तो ये दोनों ही संधियां जो होती है वो आपके हल संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 हल संधि। यहाँ ठीक है, द के स्थान पे द आ जाएगा, ये द इस य के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ध्य बन जाएगा। और यहाँ त है और आगे पंचम वर्ण है तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा, आधा न आ जाएगा अनुनासिक संधि से। ठीक है, तो ये है आपका L1 के लिए प्रश्न। अब हम बात करते हैं L2 का। ठीक है ना, अब L2 का जो प्रश्न है उसमें आपके अलंकार भी सिलेबस में है। तो पद्य अस्मिन प्रयुक्तस्य अलंकार, अब जो हमारा जो श्लोक था उस श्लोक में अलंकार कौन सा है? पहला कह रहा है श्लेष, दूसरा कह रहा है यमक, तीसरा कह रहा है अनुप्रास और चौथा कह रहा है उपमा अलंकार। तो वापिस कहां जाना पड़ेगा? श्लोक की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए अब देखिए
छंद तो हो चुका था, तो इसको साफ कर देते हैं। अब देखो इस श्लोक को ध्यान से देखिए। इस श्लोक के अंदर, इस पद्यांश के अंदर क्या, गांव प्रसन्ना मनुज प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञ किम नाम तदन मरो समृद्ध विद्या समृद्धो भवता विधे। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये 1, 2 और 3, इन 3 वर्ण समूहों की व्यंजन वर्ण समूहों के शब्दों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। ठीक है, एक तो है आपकी प्रसन्ना, ठीक है, ऐसा, दूसरा भी प्रसन्ना और तीसरा भी क्या है, प्रसन्ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा अलंग हो रहा है, वर्ण समूह के शब्द, व्यंजन वर्ण समूह के शब्दों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। ठीक है, जब व्यंजन वर्ण समूह की आवर्ती होती है तो वहाँ पर जो हमारा अलंकार होता है वो होता है आपका अनुप्रास। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ अनुप्रास होगा और एक अलंकार होता है आपका यमक। अब देखिए यमक और अनुप्रास में फर्क क्या होता है। ठीक है, अब अनुप्रास में तो क्या होता है कि व्यंजन वर्ण समूह की आवर्ती होती है, व्यंजन वर्णों की आवर्ती होती है। यमक में क्या होता है, यमक में क्या होता है कि 2 शब्द एक जैसे होते हैं। अब यहाँ भी देखो, ये प्रसन्ना भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, तो ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, तो होने को तो यहाँ यमक अलंकार भी हो सकता है। लेकिन यमक अलंकार में ये होता है कि हमारे जो 2 शब्द होते हैं उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, एक अर्थ नहीं होना चाहिए। उन सभी शब्दों का जो अर्थ होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ देखिए, प्रसन्ना प्रसन्ना प्रसन्ना, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। देख लीजिए कैसे, गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है और देवता प्रसन्न है। तो इस प्रश्न, इस प्रसन्ना और इस प्रश्न का जो हिंदी अर्थ है वो है प्रसन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार नहीं होगा। अगर यमक अलंकार होता तो यहाँ इस शब्द का अर्थ अलग होता, यहाँ इस शब्द का हम अर्थ अलग लेते, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, आपके अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन वर्ण समूह की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देख लीजिए क्या कहता है। अब देखिए इस पद में जो अलंकार है वो आपका कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 अनुप्रास अलंकार होगा, न कि यमक अलंकार। देखने में तो लग रहा है कि यमक हो सकता है, लेकिन यमक उस परिस्थिति में होता है जब वहाँ जो शब्द दे रखे उन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तभी आप यमक अलंकार कर सकते हो। अन्यथा आपका सीधा दिखाई दे रहा है व्यंजन वर्ण समूह की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, पूरा का पूरा शब्द आ रहा है। उसमें भी ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास में भी लाटा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसके भी कुछ भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, तो उसमें हमारे को नहीं जाना है। हमें तो देख लिया कि भाई ये कैसा है, वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड, क्या शब्द है, सेकंड करते संस्कृत पदम वर्तते। बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, सेकंड शब्द के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द होता है, कौन सा पद होता है, होरा, निमेष, कला और विकला। देखो होरा होता है आपके घंटे के लिए, ये निमेष और कला ये दोनों किसके लिए होते हैं, मिनट के लिए होते हैं। तो पीछे क्या बच गया, विकला। तो इस प्रश्न का जो अपना सीधा उत्तर हो जाएगा, सेकंड शब्द के लिए जो हमारा संस्कृत शब्द प्रयोग होता है वो क्या हो जाएगा, विकला। क्या हो जाएगा, कला। कला को मिनट बोलते हैं, आगे वी जोड़ दिया तो सेकंड हो गया। ठीक है, विकला। सिंपल सा प्रश्न है, 71 का नंबर 4 उत्तर आपको सही करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्लोक है, सॉरी उक्ति है, जननी जन्म भूमिश्च खालिस्तान अपि गरीयसे रिक्त स्थाने पदम स्यात्। ठीक है, खाली स्थान में कौन सा पद होगा, नरका, मातु, देशा, स्वर्गा। पढ़ी हुई है आपके। ठीक है, छोटी क्लासों से शुरू हो जाती है। जननी जन्म भूमिश्च खालिस्तान अपि गरीयसी, तो इसका सही उत्तर जाएगा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। यहाँ स्वर्गात दे रखा है। ठीक है, जननी यानी जन्म देने वाली माता, और जन्म भूमि स्वर्गात यानी स्वर्ग से, अपि यानी भी, गरीयसी यानी बढ़कर है। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्वर्गात आ जाएगा। इस स्वर्गात शब्द में विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यय दे रखा है आपका। ठीक है, और वो प्रत्यय है आपका ये शून्य प्रत्यय है। उस प्रत्यय की वजह से इस स्वर्गात शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी विभक्ति का विधान आ गया। तो कारक का भी प्रश्न बन सकता है कि भाई ये स्वर्गात में पंचमी विभक्ति किस कारण से है, तो ये शून्य प्रत्यय के कारण से है। और दूसरा एक सूत्र होता है इसका पंचमी विभक्ति, उसकी वजह से भी यहाँ
आपके पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 72 का जो सीधा उत्तर है वह है नंबर 4 स्वर्गात। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्धम वाक्यम वर्ते, इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है देख लेते हैं। पहला, पित्रा सह पुत्र गच्छति, पित्रा यानी पिता, सह यानी साथ, पुत्र गच्छति यानी जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। स शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है, जिसके साथ जाया जाता है उसमें विभक्ति होती है आपकी तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ देख लीजिए पित्रा शब्द में तृतीया विभक्ति है, बिल्कुल है, तो ये आपका शब्द तो सही है। ठीक है, गुरु शिष्यम अभिक्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। देखो अमूमन क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी, लेकिन यहाँ इस क्रुद्ध धातु के आगे क्या जुड़ गया, आपका उपसर्ग जुड़ गया, और उपसर्ग जुड़ते ही ठीक है जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें विभक्ति कौन सी है, द्वितीया। तो आपका ये वाक्य भी कैसा है, सही है। तीसरा देखिए, गुरुवे रोचते भक्ति, रुच धातु जो होती है उस रुच धातु के योग में विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जो प्रियमाण होता है, और यहाँ प्रियमाण कौन है, गुरु है, तो गुरु में चतुर्थी भी गुरु है, बिल्कुल चतुर्थी विभक्ति है। तो इस अशुद्ध वाक्य जो होगा वो को जाए, ये चौथा ही होगा। अब शेष यही बचा, इसको देख लेते हैं। कामीन क्रोधः जायते, कामीन यानी काम से, क्रोध यानी क्रोध, जायते यानी उत्पन्न होता है या पैदा होता है। अब यहाँ क्या आ गया, जायते आ गया, धातु कौन सी होगी, जन धातु होगी। ठीक है, तो यहाँ कामान नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, कामात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कामात। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आ जाएगा आपके नंबर 4, कामेन क्रोध जाते। ये वाक्य इनमें से अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कामात क्रोध जायते। यहाँ जन धातु है और सूत्र लगता है हमारा पंचमी विभक्ति का जनी कर्तु प्रकृति। क्या सूत्र लगता है, जनी कर्तु प्रकृति। मई जन धातु के योग में जो कर्ता होता है उस कर्ता की प्रकृति में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ हो जाएगा कामात क्रोध जायते, नंबर 4 उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सा माम पश्यति वाच्य परिवर्तन कुरु। ठीक है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। सा माम पश्यति किस प्रकार का वाक्य है, पश्यति को देखते ही पता चल गया ये किस प्रकार का है, ये आपका कर्तृवाच्य वाक्य है। अब ये किस में बदलेगा, कर्मवाच्य वाक्य में बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, तेन अहम दृश्य, तया अहम दृश्य, तया अहम दृश्यते, तया अहम पश्यते। देख लेते हैं कैसे वाक्य बनता है। यहाँ है आपके ये कर्तृवाच्य वाक्य है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति और वो क्या है, सा। तो जब हम इसको कर्मवाच्य वाक्य में ले जाएंगे तृतीया हो जाएगी, तो इसकी तृतीया विभक्ति हो जाती है तया। ठीक है, ये कर्तृवाच्य वाक्य, इसके कर्म में आपके द्वितीय विभक्ति है। जब आप इसको कर्मवाच्य वाक्य में ले जाएंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति, ये जो माम दे रखा है इसका जो प्रथमा विभक्ति होती है वो होती है अहम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो कर्मवाच्य वाक्य होता है उस कर्मवाच्य, जो कर्मवाच्य वाक्य होता है हमारा, उस कर्मवाच्य वाक्य के जो क्रिया होती है वह चलती है कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। और आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा अहम शब्द है, ठीक है, ये अहम शब्द आपके उत्तम पुरुष, कैसा, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो हमारी यहाँ जो क्रिया आएगी दृश्य धातु की वो आएगी उत्तम पुरुष एक वचन की। इनमें से देख लो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, अब इन दोनों में है। अब दोनों में है लेकिन आगे क्या दे रखा है, तया, तो यहाँ ये दृश्य शब्द आएगा। क्या आएगा, दृश्य। तो यहाँ जो हमारी क्रिया होगी वह हो जाएगी दृश्य। ये आपके उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। इसके जब रूप चलाते पठ्यते, पठियेते, पठयन्ते। ठीक है, पठ्य से पठिये पठ्या वह, पठ्य धवे पठिये पठ्या वहे पठ्या महे। तो यहाँ पठिये मतलब दृश्य का रूप आ जाएगा, तया अहम दृश्य। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नंबर 2, तया अहम दृश्य। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बस टफ कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य वाक्य की जो क्रिया होती है वह चलती है आपके कर्म के अनुसार। और यहाँ जो अहम कर्म दे रखा है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी किसकी होगी, उत्तम पुरुष एक वचन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, अधोलिखित वाक्य से संस्कृत अनुवाद करना। अब इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह, मैं और तुम विद्यालय जाएंगे। कितने लोग हैं, वह, मैं और तुम, 3 लोग विद्यालय जाएंगे। 3 लोग कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, नहीं मतलब जाएंगे, 3 लोग विद्यालय जाएंगे। अब इस वाक्य का हमारे को संस्कृत अनुवाद करना है। देखिए, सह अहम त्वं च विद्यालय गमिष्यति। ठीक है, स अहम त्वं च विद्यालयम गमिष्यतः, स अहम त्वं, या बिंदी होगी। ठीक है, च विद्यालयम गमिष्यामः और स अहम त्वं च विद्यालय गमिष्यामि। ठीक है,
या अनुस्वार रहेगा आपके। अब देखिए, वह, मैं और तुम विद्यालय जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे तीनों पुरुषों के कर्ता है, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों के कर्ता किसके साथ जुड़े हुए हैं? च के साथ। च मतलब और के साथ जुड़े हुए। तो हमारा नियम होता है, ठीक है, अनुवाद प्रकरण में, कि जब तीनों पुरुषों के कर्ता च के साथ जुड़े हुए हो तो जो क्रिया होती है वह क्रिया होती है किसके अनुसार? श्रेष्ठतम कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? श्रेष्ठतम कर्ता के अनुसार। और इस वाक्य में जो हमारा श्रेष्ठतम कर्ता है वह है आपका उत्तम पुरुष का कर्ता, और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? मैं मतलब अहम, ठीक है ना। तो इस वाक्य में जो क्रिया चलेगी वह आपके उत्तम पुरुष, श्रेष्ठतम कर्ता, और श्रेष्ठतम कर्ता होता है अपना उत्तम पुरुष, ठीक है। तो उसके अनुसार क्रिया चलेगी, ठीक है। और क्रिया चलेगी आपके 1, 2 और 3, 3 लोग जा रहे हैं तो बहुवचन में चलेगी। तो हम इसका वाक्य बनाते हैं। जैसे देखो, आया शब्द वह, तो वह के लिए लिखते हैं हम लोग सह। क्या लिख दिया? सह। फिर क्या है? म, ठीक है, मैं, तो उसके लिए लिख दिया हमने अहम। फिर वो क्या कह रहा है? तुम, तो तुम के लिख दिया हमने त्वम। फिर वो कह रहा है च। वह क्या कह रहा है? देखिए, वह, मैं और तुम, 3 लोग हो गए। वह, मैं और तुम कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जाएंगे। तो विद्यालय को हमने लिख दिया विद्यालयम। अब जाएंगे, ठीक है, जाएंगे मतलब कौन सा लकार हो गया? लिट लकार हो गया, भविष्यत काल हो गया। तो यह हो जाएगा भविष्यत काल उत्तम पुरुष का बहुवचन गमिष्यामः। क्या हो जाएगा? गमिष्यामः। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, सह, अहम, त्वम च विद्यालय गमिष्याम। तीनों पुरुषों के कर्ता किसके साथ जुड़े हुए हैं? च के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इस वाक्य की जो क्रिया होगी वह क्रिया इसके श्रेष्ठतम कर्ता के अनुसार होगी। और इन तीनों में से जो श्रेष्ठ कर्ता है वह आपके उत्तम पुरुष का होता है। सबसे श्रेष्ठ कर्ता उत्तम पुरुष का, उसके बाद मध्यम पुरुष का और उसके बाद प्रथम पुरुष का। यहाँ तीनों कर्ता है तो श्रेष्ठ कर्ता क्या हो गया? उत्तम पुरुष का। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जा कितने लोग रहे हैं? 3 लोग रहे हैं, इसलिए इसका बहुवचन आ जाएगा। और ऐसा का ऐसा प्रश्न और होता है कि अगर ये तीनों कर्ता किसके साथ जुड़े हुए? वा के साथ जुड़े हुए। वा का अर्थ होता है अथवा। क्या अर्थ होता है? अथवा। अगर ये तीनों के पुरुषों के कर्ता वा के साथ अथवा या के साथ जुड़े हो, ठीक है, अथवा इसको या भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो क्रिया चलेगी वह क्रिया चलेगी आपके क्रिया, जो हमारी क्रिया होगी उस क्रिया के निकटतम कर्ता के अनुसार। अब देखिए इस वाक्य को अगर इसमें देख लेते हैं, यहाँ निकटतम कर्ता कौन है? तुम है। तो वहां अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो वहां निकटतम कर्ता के अनुसार क्रिया चलानी है, और वा के साथ जुड़ा हुआ है तीनों पुरुषों के कर्ता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वह या मैं या तुम, तो जाने वाला तो सिर्फ एक ही पर्सन है, तो वो क्रिया के निकटतम जो क्रिया है, ठीक है, निकटतम जो करता है उसके अनुसार हमारे को क्रिया चलानी है, और वो क्रिया चलेगी एक वचन में। अब वो एक वचन है, द्विवचन है, वो तो आपको प्रश्न में देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन निकटतम क्रिया के अनुसार, जो निकटतम क्रिया के पास जो करता है उसके अनुसार चलानी है, ठीक है। निकटतम कर्ता के अनुसार आपको क्रिया का रूप चलाना है। किसमें? अगर वो वा के साथ जुड़ा हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण पाठ योजनायाम सर्वाधिक समय यापनम भवति। अब वो कह रहा है कि हमारी जो व्याकरण पाठ योजना है, इस व्याकरण पाठ योजना में सर्वाधिक जो समय बिताया जाता है, ठीक है, वो किस में बिताया जाता है? प्रस्तुतिकरण में, सामान्यीकरण में, नियमीकरण में, या प्रयोग या अभ्यास में। ये सारे के सारे आपके जो चरण है ये आपके व्याकरण पाठ योजना के चरण है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ा क्या रहे हो? ग्रामर पढ़ा रहे हो, व्याकरण पढ़ा रहे हो। तो व्याकरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपका प्रेजेंटेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा वो भी किस में लगेगा? प्रेजेंटेशन में, ठीक है। किस में लगेगा? प्रेजेंटेशन में। तो आप प्रस्तुतिकरण जो है हमारा, ये जो शब्द है प्रस्तुतिकरण, इस प्रस्तुतिकरण में हमारा व्याकरण पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय बिताया जाता है, क्योंकि ये अध्यापक के द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यापक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थी को कुछ उदाहरणों के माध्यम से वह प्रस्तुत करता है अपने
पांडित्य को, ठीक है, कि भाई इस तरीके से होती है, तो उसमें समय क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण उसको समझाने पड़ते हैं कि भाई ये ऐसे होता है। ग्रामर पढ़ रहे हो तो संधि का नियम पढ़ा लिया या समास का कोई उदाहरण दे दिया, तो उसको अच्छे तरीके से समझो। तो सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रस्तुतिकरण में, ठीक है, बाकी में इतना समय नहीं लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें लगता है, समय प्रस्तुत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा नंबर 1, प्रस्तुतिकरण। ध्यान रखना, व्याकरण पाठ योजना के अंदर जब सबसे ज्यादा जो समय दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है, प्रस्तुतिकरण में, ठीक है, प्रेजेंटेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण विशिष्टा भूमिका वर्ते। श्रव्य और दृश्य जो उपकरण होते हैं उनकी विशिष्ट भूमिका होती है। शिक्षकस्य प्रतिष्ठाय, शिक्षक की प्रतिष्ठा के लिए। विषयस्य उपस्थान, विषय को बढ़ावा देने के लिए। पाठ योजना या अलंकृत, पाठ योजना को अलंकृत करने के लिए या सजाने के लिए। और चौथा है अधिगम प्रक्रिया या। अगर इन चारों ऑप्शनों को देख रहे हो तो इसका उत्तर आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा कि भी श्रव्य और दृश्य उपकरणों की जो विशिष्ट भूमिका होती है वह किसके लिए होती है, वो होती है पढ़ाने के लिए, मतलब अच्छा पढ़ाने के लिए, जल्दी समझ में आए ऐसा पढ़ाने के लिए। तो उसमें जो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा नंबर 4, अधिगम प्रक्रिया। मतलब आपको पढ़ाने के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, अच्छे तरीके से सिखाने के लिए ही हम श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्यम तत् लिखित कार्यम च भवेत्। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य दिया जाता है, उसके बाद कैसा कार्य दिया जाता है, लिखित कार्य दिया जाता है। इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत कह। इसमें संस्कृत भाषा के शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। सीधा ही दिख रहा है, पहले मौखिक दे दो, ठीक है, और उसके बाद क्या दे दो, लिखित कार्य, ठीक है। मतलब एक क्रम में देना है आपको, एक अनुपात में देना है कि भाई पहले ये देना फिर ये देना। तो इसका जो सही उत्तर होता है, जैसे इसमें देखो रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमश सिद्धांत और सक्रियता सिद्धांत। कोई सक्रियता का सिद्धांत होगा या रुचि का सिद्धांत होगा या बहुमुखी का। तो इसमें क्या है, आप उसको टुकड़े करके दे रहे हो, भाई तरीके से दे रहे हो, पहले मौखिक कार्य दे रहे हो, उसके बाद उसको क्या दे रहे हो, लिखित कार्य का, ठीक है, प्रावधान कर रहे हो। तो यहाँ उसको एक आप टुकड़ों में, एक अनुपात में, एक क्रम के रूप में उसको दे रहे हो। भाई सीधा लिखित कार्य नहीं दिया, ठीक है, पहले क्या दिया, मौखिक कार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा नंबर 3, अनुपात क्रमश, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। अनुपात, ठीक है, और क्रम के सिद्धांत में, ठीक है। अब ये जो अपना रुचि का सिद्धांत होता है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है कि बालक में जिस विषय को पढ़ने में सर्वाधिक रुचि होती है, ठीक है, वह उसको सीखने की जल्दी कोशिश करता है। और इसमें दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो बहुमुखी सिद्धांत होता है, कैसा सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, वह क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बहुविध प्रयास किए जाते हैं। मतलब हर तरीके से बहुमुखी सिद्धांत में क्या किए जाते हैं, बालक को सिखाने के प्रयास किए जाते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और सक्रियता या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, सक्रियता या सिद्धांत। इसमें पता है कि बालक क्या होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। तो इस सक्रियता सिद्धांत में बालक को क्रियाशील बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि क्रियाशील बालक होता है वह जल्दी से सीखने की कोशिश करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि अभी पहले मौखिक कार्य दे दो और उसके बाद लिखित, एक क्रम में दे रहे हो, तो ये अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षण पद्धतिया मूल अस्ति, ठीक है। कंठस्था तु या विद्या, भाई विद्या तो वही है जो कंठस्थ की गई है, विद्या तो वही है जो रटी गई है। मतलब रटी गई क्या होती है, विद्या होती है, ठीक है। अगर कोई चीज रट लेते हैं तो उसको हम भूलते नहीं है। तो वो कह रहा है कि कंठस्थ ये किस शिक्षण पद्धति का मूल सिद्धांत है, पाठ्य पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक, प्रत्यक्ष पद्धति, समन्वय पद्धति और पाठशाला पद्धति। अब रटनंत विद्या कहाँ सिखाई जाती थी, एक ही जगह सिखाई जाती थी, और वो कौन सी थी, पाठशाला पद्धति में, ठीक है, गुरुकुल पद्धति में। जहाँ क्या होता था कि विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, शिष्यों को जो अपना सूत्र थे या नियम थे उनको रटाया जाता था, ठीक है। वहाँ ये मानना था कि अगर रटी हुई विद्या बच्चे को याद रह जाती है, कंठस्थ हो जाती है, ठीक है, रट लेता है वो, तो वह आगे जाके कहीं ना कहीं उसके काम में आएगी। तो वो कह रहा है कि विद्या वही है जो कंठस्थ की हुई हो, विद्या वही है जो रटी गई हो। और वो कहाँ होता था, किस शिक्षण पद्धति में होता था, वो होता था आपके पाठशाला शिक्षण पद्धति में होता था, जिसके अंदर हम ये कहते थे कि ये जो रटी हुई विद्या है, रटंत विद्या है, ठीक है, ये आपके एक नकदी का रूपक है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगी, कहीं भी किसी न किसी रूप में
किसी न किसी जगह यह विद्या आपको काम में प्रयुक्त होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 पाठशाला पद्धति। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कस्मीन पद्य शिक्षण विदो व्याकरण आधारित प्रश्न। अब वो कह रहा है किस पद्य शिक्षण विधि में व्याकरण के आधार पर प्रश्न होते हैं। खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, टीका विदो और सर्वे अपि विधि। अब देखिए, पद्य शिक्षण की दो विशेष विधियां हैं, एक है आपकी खंडान्वय, दूसरी है दंडान्वय। इसमें पहली जो होती है वह दंडान्वय होती है, दूसरी क्या होती है, खंडान्वय। अब ये जो दंडान्वय विधि है, इसमें भी अन्वय निकाला जाता है, इसमें भी श्लोक का किया जाता है, पद्यांश का अन्वय किया जाता है। लेकिन यहां जो इस खंडान्वय विधि में जो अन्वय किया जाता है श्लोक का, ठीक है, या इस खंडान्वय विधि के अंदर जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वह श्लोक की विषय वस्तु पर होते हैं। किसके ऊपर, श्लोक के ऊपर होते हैं और उसकी विषय वस्तु पर उसके प्रश्न बनाए जाते हैं, कह किम केन से प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा दंडान्वय विधि है, इस विधि के अंदर व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं, व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा नंबर 2 दंडान्वय विधि। प्रश्न संख्या 80 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, दंडान्वय विधि। और पद्य शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि है वो क्या है आपके, खंडान्वय विधि। कौन सी विधि है, ये भी ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि भाई पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो ये चारों ही ऑप्शन आ गए, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, खंडान्वय विधि। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नंबर 2 दंडान्वय विधि। इस दंडान्वय विधि में ही हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, लेखन कौशल से प्रमुख उद्देश्य वर्ते। लेखन कौशल का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है, वह क्या होता है, पठितस्य भावाभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण, पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति और वाक्य बोध। अब देखो, लेखन कौशल में आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। लिखोगे कैसे, जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है ना। और लिखना क्या है, एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो अब किस प्रकार की अभिव्यक्ति, इन चारों में से कौन सा है, तो पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति। तो इसका आपका सीधा और सिंपल उत्तर है पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति, मतलब पढ़कर लिखने की अभिव्यक्ति, ठीक है। तो लेखन कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है नंबर 3 पढ़कर लिखने की अभिव्यक्ति, अर्थात पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत माध्यमम एव भवितव्यम एतद चिंतनम कस्य विधे अस्ति। वो कह रहा है कि संस्कृत का जो शिक्षण है वो संस्कृत के माध्यम से ही होना चाहिए। यह चिंतन किस विधि का है, मौखिक विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, पाठ्य पुस्तक विधि का, या फिर भंडारकर विधि का, ठीक है। अब देखिए, मौखिक विधि जो होती है, ठीक है, उस विधि में तो कहता है कि भाई आप उसको मातृभाषा में बच्चे को सिखा सकते हो। पाठ्य पुस्तक विधि अलग होती है, ठीक है, और ये भंडारकर विधि तो अपने आप में अलग होती है। तो ये प्रश्न क्या पूछा है, संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम में, संस्कृत का जो शिक्षण होता है वो संस्कृत माध्यम से ही होना चाहिए। मतलब संस्कृत को भी संस्कृत में पढ़ाना चाहिए, जैसे अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाना, हिंदी को हिंदी में पढ़ाना। तो ये चिंतन किस विधि का, ये चिंतन आगे हो जाएगा नंबर 2 प्रत्यक्ष विधि का। वीपी बोकिल के द्वारा दी गई विधि है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हम बालकों को अध्ययन कराते हैं वह एक ही भाषा में कराना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी का अध्ययन कराएं तो अंग्रेजी भाषा में कराइए, ठीक है, हिंदी का करें तो हिंदी में, और संस्कृत का अगर अध्ययन कराना चाहते हो तो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में ही करो। भाषा का रूप चेंज नहीं करना है, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं करना है। अगर आप लोग एक भाषा का दूसरी भाषा में अगर अनुवाद करोगे तो उस भाषा का मौलिक स्वरूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये कही गई प्रत्यक्ष विधि में। और तीसरी इस विधि में सबसे बड़ी बात कही कि इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग निषेध है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, आगत कौशलम वर्तते। ध्यान से देखना, आगत, आगत यानी आना, ठीक है, आगत यानी आना। जैसे गत का अर्थ होता है जाना, लेकिन आगत का अर्थ होता है आना। इनमें से कौन से कौशल है जिनके अंदर कोई चीज अंदर आती है, मतलब सीखी जाती है। तो देखो, भाषणम, जब हम भाषण देते हैं तो आवाज बाहर जाती है, ठीक है, तो ये तो आगत होगा नहीं। लेखनम, लिखते हैं तो हमारे शब्द या वर्ण बाहर जाते हैं, तो ये भी आपका क्या कहते हैं, आगत कौशल नहीं है। अब देखिए, श्रवणे पठने, और तो है भाषण लिखने, ठीक है। अब भाषण तो लेकिन वही हो गया। श्रवण और पढ़ना, श्रवण का मतलब सुनना, सुनना कहाँ से, कानों से सुना जाता है। इसका मतलब किसी चीज़ को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, कोई चीज़ हमारे कानों में आती है, ठीक है। और पढ़ना, ठीक है, पढ़ते हैं तो भी वो चीज़ हमारे
दिमाग में या मस्तिष्क के अंदर आती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, आगत कौशल को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनपुट। क्या हो सकता है? इनपुट। इनपुट का मतलब ग्रहण करना। तो ग्रहण करने के लिए जो हमारे कौशल होते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर 3 श्रवण और पठनम। ठीक है, श्रवण पठने, सुनना और पढ़ना ही हमारा इनपुट कौशल है, सुनना ही पढ़ना हमारा कैसा है? आगत कौशल है। ठीक है, ग्रहण कौशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कविनाम निक्षम एतद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कविनाम निक्ष एतद। ठीक है, अब यहाँ निक्षम शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कसौटी। क्या अर्थ होता है? कसौटी। अगर आप इस प्रश्न को समझे होगे तो ये कह रहा है कि कवियों की कसौटी होती है, मतलब हम कवि को किस कसौटी पर परख सकते हैं कि भाई ये कवि महान है, ये श्रेष्ठ है, उसकी कसौटी क्या होती है? पद्यों के द्वारा, नाटक के द्वारा, गद्य के द्वारा या अनुवाद के द्वारा। मतलब वो कवि जो लिख रहा है, पद्य लिख रहा है, गद्य लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, तो उनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा रूप है जिससे आप उसको कसौटी में, यहाँ कसौटी है, कसौटी में खरा उतार सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पद्यम शब्द लिखा होगा। पद्य के द्वारा हम कवियों की कसौटी देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 गद्यम, जो कवि की जो कसौटी होती है। ठीक है, अब यहाँ कवि का मतलब ये नहीं है कि काव्य लिखने वाला। ठीक है, यहाँ कुछ कवि का मतलब होता है कुछ भी लिखने वाला को क्या कहते हैं? कवि। कवि का मतलब ये नहीं काव्य लिखने वाला। ठीक है, लिखने वाले को कवि कहते हैं। और यहाँ क्या होता है कि गद्य में उसकी कसौटी को आप परख सकते हो, जांच सकते हो। पद्य में तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लाइन या 4 लाइन का पद्यांश या श्लोक लिखता है, जिससे हम उसकी कसौटी को नहीं पहचान सकते। लेकिन गद्य में उसको विस्तृत रूप में लिखना पड़ता है, उससे हम इसकी कसौटी की पहचान कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि कवियों की कसौटी है। ठीक है, कवियों को किस कसौटी पर, कसौटी से या किस कसौटी पर परखा जा सकता है? तो वो है गद्य कसौटी के द्वारा, पद्य नहीं। अब कवि देखकर हमारे को पद्य नहीं करना है, वो ये कह रहा है कि हम किसी को किस कसौटी पर परख सकते हैं? इन चारों में से तो गद्य लेखन के द्वारा या गद्य के द्वारा हम उसको परख सकते हैं। ठीक है, उसकी कसौटी की जांच कर सकते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी कहा गया है। श्लोक क्या? इसके लिए एक लाइन भी किया गया है, गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। ठीक है, मतलब गद्य जो होती है वह कवियों की कसौटी वदंती यानी कहलाती है। ठीक है, गद्य जो होता है वही कवियों की निक्षम यानी कसौटी, वदंती यानी कहलाती है। गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, गद्य ही कवियों की कसौटी कहलाती है। तो इस 84वें प्रश्न का उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु असत्यम कथनम वर्तते। निम्नलिखित में से अकथन, झूठा कथन है। ठीक है, मौखिका विधो मातृभाषा प्रयोग वदती। मौखिक विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता है, बिल्कुल मौखिक विधि में मातृभाषा का प्रयोग हो सकता है। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक बोकिल महोदय वर्तते। प्रत्यक्ष विधि का जो प्रवर्तक है वो बोकिल महोदय है, बिल्कुल पहले बता चुके हैं। नियोजित अध्ययने विभक्तम अध्ययनम विदते। देखो, नियोजित जो अध्ययन किया जाता है वो टुकड़ों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। नियोजित अध्ययन विभक्त अर्थात टुकड़ों में किया जाता है। अब चौथा देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधो मातृभाषा प्रयोग भवति। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता है, बिल्कुल यह वाक्य आपका गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग क्या है? निषेध है। तो इस 85वें प्रश्न का हो जाएगा नंबर 4 उत्तर आपके सही, कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा। ये कह रहा है कि जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की सीमा क्या होनी चाहिए? प्रश्नम एकम, वाक्य द्वयम, पंचवाक्यम या फिर एक वाक्यम। अब कैसा प्रश्न है? अति लघुत्रात्मक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4, एक वाक्य का इसका उत्तर होता है। अगर यही प्रश्न लघुत्रात्मक होता तो 3 या 4 वाक्य का होता। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ होता तो एक प्रश्न या उससे ज्यादा का भी हो सकता था। ठीक है, तो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की जो उत्तर सीमा है वह केवल एक वाक्य है। कहीं कहीं आपको 2 भी लिखी होती, लेकिन सही वास्तव में होता है कि एक वाक्य का ही इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार न अस्ति। निम्न में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। पहला है अक्षरस्य अनुवाद, दूसरा भावानुवाद, तीसरा चित्रानुवाद, चौथा तथ्यानुवाद। इनमें से अनुवाद का जो भेद नहीं है। आपको पता है अनुवाद के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अक्षरस्य अनुवाद, ठीक है, नंबर 2 आपके भावानुवाद, और नंबर 3 है आपके तथ्यानुवाद। कौन सा ना? तथ्यानुवाद। इसी तथ्यानुवाद को हम छायानुवाद भी कहते हैं। ठीक है,
ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो भावानुवाद है, इसी भावानुवाद को हम छायानुवाद भी कहते हैं, मर्मानुवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो निम्न में से अनुवाद का प्रकार कौन सा नहीं है? तो चित्रण, इस प्रकार का कोई अनुवाद नहीं होता है। अब अनुवाद के बारे में देख लीजिए, 3 प्रकार के अनुवाद है, अक्षरश अनुवाद, भावानुवाद या फिर तथ्यानुवाद। ठीक है, इसी भावानुवाद का दूसरा नाम छायानुवाद या फिर मर्मानुवाद है। इसमें क्या होता है, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? तो ये वाला अपना श्रेष्ठ है। अब देखो श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि अक्षर से अनुवाद जो होता है उसमें वर्ड टू वर्ड अनुवाद होता है, अक्षर से अक्षर अनुवाद होता है। जैसे कहा भी गया है, मक्षी का स्थाने मक्षी का भवति, भाई मक्खी के स्थान पे मक्खी का प्रयोग होना, तो ये कोई अनुवाद नहीं होता है। ठीक है, सबसे निकृष्ट अनुवाद यही होता है। भावानुवाद में भाव संबंधी अनुवाद होता है। ठीक है, लेकिन जो तथ्य अनुवाद होता है, इस तथ्य अनुवाद में अक्षरश अनुवाद और भाव अनुवाद दोनों का मिश्रण होता है। इस अनुवाद को देखने पर ऐसा लगता है कि यह जैसे किसी कवि ने साक्षात इसका क्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु असंगत वाक्य, मतलब इसमें से असंगत वाक्य, गलत वाक्य कौन सा है? देखिए बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना। त्रिभाषा सूत्रताग्रते विद्यालयेषु तिसृणाम भाषाणाम शिक्षणम अनिवार्य अस्ति। त्रिभाषा सूत्रों के अनुसार विद्यालयों में 3 भाषाओं का शिक्षण अनिवार्य है। 3 भाषाओं का शिक्षण करना है विद्यालयों में। ठीक है, सबसे पहली हिंदी हो गई, दूसरी अंग्रेजी हो गई, तीसरी तृतीय भाषा जो आपके संस्कृत हो सकती है, जो आपके क्या कहते हैं उर्दू हो सकती है। अलग अलग जगह अलग अलग भाषा होती है। तो बिल्कुल ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय विद्यालय, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, केंद्रीय विद्यालयेषु कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक पर्यंत तक संस्कृतम अनिवार्य रूपेण स्वीकृतम। केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उनमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक संस्कृत शिक्षा अनिवार्य है। कौन सी क्लास? 6 से 8वीं, बिल्कुल 6 से 8वीं क्लास के लिए केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा अनिवार्य। और जैसे ही बच्चा 9th में आ जाता है, 9वीं क्लास में आ जाता है, तो वहाँ संस्कृत ऐच्छिक विषय के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये भी आपका वाक्य ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। 14 जुलाई 1964 तमे वर्षे कोठारी आयोगस्य नियुक्ति अभवत। 14 जुलाई 1964 वर्ष में कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी। बिल्कुल ये भी आपका सही होगा क्या? सही है। अब अगला देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोगस्य अपरम नाम राधा कृष्ण आयोग अस्ति। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अपरम नाम राधा कृष्ण आयोग। आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो दूसरा, अपरम का अर्थ होता है दूसरा, वो क्या था? मुदालियर आयोग था। क्या था? मुदालियर आयोग। और ये जो राधा कृष्ण है इसको हम बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा आयोग बोलते हैं? तो ये उत्तर आपका असंगत है कि भी माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम राधा कृष्ण आयोग नहीं है, मुदालियर आयोग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु प्रश्न आभव्यो। संस्कृत मूल्यांकन के लिए प्रश्न होने चाहिए। संस्कृत मूल्यांकन के लिए हेतु यानी के लिए प्रश्न भवेत, प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक बिल्कुल, लघुतरात्मक होने चाहिए, अति लघुतरात्मक भी होने चाहिए, समन्विता सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4। संस्कृत का अगर मूल्यांकन करना है तो इस सारे प्रकार के प्रश्न उसमें समावित होने चाहिए। तो 89 प्रश्न का हो जाएगा नंबर 4 उत्तर। अगला प्रश्न देखिए और सबसे अंतिम प्रश्न हमारा, बलाघात लय स्वरस्य कस्या गुणः। ठीक है, अब वो कहता है बलाघात, लय, स्वर, राग, ये सारे के सारे किसके गुण हैं? लिखित भाषा, उसमें ये जरूरत नहीं होती लय और बलाघात की। मौखिक भाषा, शाब्दिक भाषा या संगीत भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो इसमें जरूरत पड़ेगी या फिर इसमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक भाषा के लिए हमारे को बलाघात, लय और स्वर, ये गुण प्रमुख रूप से होते हैं। किसमें? मौखिक भाषा के अंदर। जब हम बोलते हैं तो वर्णों को उच्चारण स्थान के हिसाब से, ठीक है ना, उनके आरोह अवरोह क्रम के हिसाब से कौन सा वर्ण ऊपर बोल रहा है, कौन सा नीचे बोलना है, धीरे बोलना है, तेज बोलना है, ठीक है, लय भी होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो गुण होते हैं वह गुण किसमें होते हैं? मौखिक भाषा के अंदर होते हैं। मौखिक रूप में ही ये बलाघात भी होता है, लय भी होता है, स्वर का गुण होते हैं। तो ये थे आपके 90 प्रश्न लेवल 1 और लेवल 2 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट संडे को। ठीक है, धन्यवाद।
आप सभी को दोबारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।